तो हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक। और ये टॉपिक आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। नाम दिया है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या तरीका होगा, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो इनफर्टिलिटी है क्या? इनफर्टिलिटी का मतलब हमारे देश में ऐसे आज भी बहुत सारे कपल हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं होते। उस समस्या को हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। एक्चुअली हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, जैसा हमारा इमोशनल हमारा फीलिंग होता है, हर कोई चाहता है कि हर कपल के बच्चे हों। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं, हाँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। इम्यूनिटी किसी का कुछ अलग होता है तो वो फॉरेन सेल को एक्सेप्ट नहीं करने देता। तो ऐसे कई अलग अलग कारण हैं जिनसे कपल अपने खुद के बच्चे नहीं प्राप्त कर पा रहे। और इस समस्या को कैसे हम दूर कर सकते हैं, वही इसमें हमारा मेन टॉपिक होगा, इनफर्टिलिटी का। तो हर कोई कपल जो इस तरह के बच्चे चाहता है, सबसे पहले वो कोई ना कोई हॉस्पिटल में जाके बात करता है। हॉस्पिटल में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मालूम चलता है कि मेल के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है या फीमेल के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब तक एक प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगा, प्रॉपर टेस्ट नहीं होगा कि क्या समस्या है आखिर, तब तक इसका इलाज करना या इसका सॉल्यूशन ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो आज अगर हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो हमारा मेडिकल साइंस बहुत काफ़ी इम्प्रूव कर चुका है। लगभग हर समस्या को क्योर करने का पावर लगभग है। देखिए, कोई भी मेडिकल जो भी डॉक्टर है, एक्सपर्ट है, भगवान तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक हैं जिनका इस्तेमाल करके वो कपल को एक हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकता है। तो आखिर वो क्या है? सबसे पहले ये जो इनफर्टिलिटी वाले केस होते हैं, ये नॉर्मल हॉस्पिटल में इनका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो सकता। स्पेशल क्लिनिक होते हैं जिन्हें हम इनफर्टिलिटी सेंटर या इनफर्टिलिटी क्लिनिक बोलते हैं। ये थोड़ा सा बड़े शहरों में ही मिल पाते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक। थोड़ा चार्ज ज़्यादा होता है, फीस ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इनकी जो टेक्निक है ना, वो वाकई में कॉस्टली है। इनके जो टूल्स है, इनकी जो मशीन है, इनका जो वर्क है, वो वाकई में बहुत कॉस्टली है। क्योंकि जो बॉडी काम नहीं कर रही, वो बॉडी का फंक्शन इन क्लिनिक के अंदर किया जाता है। वो कंडीशन यहाँ पे आर्टिफिशियल तैयार की जाती है कि जाइगोट भी बने, एम्ब्रियो भी बने और पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट हो। तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, इसलिए बड़े शहरों में ये सुविधाएं अभी उपलब्ध है। लेकिन ऐसे कपल जिनको अपना खुद के बच्चे चाहिए, वो इजीली इसको मैनेज कर लेते हैं और उनका सॉल्यूशन उनको मिल जाता है। तो नॉर्मल पहले इनफर्टिलिटी क्लिनिक ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको स्पेशल टेक्निक यूज करने के लिए बोलेंगे। पहले वो डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस करने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं कि मेल के अंदर प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है, फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है। अगर नॉर्मल पॉसिबल होता है तो वो मेडिसिन उपलब्ध कराते हैं ताकि आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। इवन छोटा मोटा अगर आवश्यक लगे तो सर्जरी भी करके देखते हैं। या फिर एक नॉर्मल सॉल्यूशन से अगर उनका पॉसिबल है, उनका मान लीजिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो प्रॉपर काउंसलिंग किया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनको बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। फिर भी अगर सब कुछ ठीक होते हुए भी कपल को बच्चे नहीं होते,
तो फिर स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करता है इनफर्टिलिटी क्लिनिक, और उन स्पेशल टेक्निक को नाम दिया गया है ART। देखिए इस टॉपिक में ऐसे बहुत सारे एब्रिविएशन आएंगे, छोटे छोटे नाम आएंगे, इन सभी नाम को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर 4 में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नाम हैं, हर नाम को एक पेज पे कम से कम आप लिख के रखिएगा और हर टेक्निक के फुल नेम आपको आने चाहिए। ART क्या है? ये है असिस्टेड, एक्चुअली ये असिस्ट करते हैं कपल को, किसके लिए? रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और उससे कपल को असिस्ट करेंगे। तो ये इसका पूरा नाम ART का असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को असिस्ट करती हैं, उन सभी नई टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं ART। ART यूज कौन करेगा? इनफर्टिलिटी क्लिनिक, यहीं पर ये मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध होती है। पहले डायग्नोसिस करेगा, लेकिन आज अगर हम समाज की बात करते हैं तो बिना चेक किए समाज में क्या होता है, सीधा सीधा फीमेल को ब्लेम लगा देते कि ये फीमेल का ही प्रॉब्लम है, फीमेल बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है, चलो हम दूसरा शादी करवा देते हैं बच्चे का। इस तरह का बहुत सारा केस हमारे आसपास हमको दिखाई देता है, जबकि मेडिकली अगर आइडेंटिफाई करें तो मे बी पॉसिबल द प्रॉब्लम इज फाउंड इन द मेल आल्सो। ऐसा नहीं है कि मेल के अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फीमेल को ब्लेम करना बहुत आसान बना दिया है हमारे समाज ने। ठीक है, तो इस तरह का जो भी है ये हम कुछ ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे। हमारा मेन टॉपिक होगा ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो इस पूरे टॉपिक को, चूँकि इसमें बहुत सारी खिचड़ी उल्टा पुल्टा पकाया है, जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में होते हैं। मैं इस पूरे टॉपिक को थोड़ा अपने हिसाब से सिंपल मॉडिफाइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो फीमेल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पहले तो ये हम डिस्कस कर लें। फिर हम बात करेंगे मेल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जब प्रॉब्लम समझ में आएगी तभी तो हम एक टेक्निक यूज कर पाएंगे कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे हमारे पास क्या क्या टेक्निक उपलब्ध है, तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो ये वाली टेक्निक आप यूज कर लीजिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस पूरे टॉपिक को थोड़ा अलग ढंग से आप पढ़ने की, अलग ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए फीमेल में क्या हो सकता है। नंबर 1 सिचुएशन ये हो सकती है कि फीमेल के पास ओवरी फंक्शन नहीं कर रही, मतलब ओवम नहीं बना पा रही है। एक तो ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली ओवरी या तो फंक्शन नहीं कर रही, या फीमेल के अंदर FSH और LH प्रॉपर काम नहीं कर रहे, जिससे कि फॉलिकल ग्रो नहीं कर रही। एनी हाउ कोई भी सिचुएशन है, ओवम नहीं बन रहे, तो इसका ट्रीटमेंट अलग टाइप का है। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या ओवरी फिजिकली एकदम सही है, क्या ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल मौजूद है, क्या हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है, तो उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देना शुरू कर देंगे। यहाँ अभी कोई स्पेशल टेक्निक यूज नहीं किया। अगर हार्मोन्स का प्रॉब्लम है तो मेडिसिन देंगे, और हार्मोन्स उसमें प्रॉपर सीक्रेट होंगे तो फॉलिकल बनना शुरू हो जाएगा और ओवम बनना शुरू हो जाएगा, अगर सब कुछ ठीक है तो। अगर ओवरी ही बिल्कुल लगा डायग्नोसिस करने के बाद कि ये कभी भी ओवम नहीं बना पाएंगी, क्योंकि ओवरी में प्रॉब्लम है, फॉलिकल ही नहीं है, ओवरी फंक्शन ही नहीं कर रही है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमको स्पेशल टेक्निक यूज करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, जब ओवरी फॉलिकल बना ही नहीं रही, ओवम बना ही नहीं रही, तो इस फीमेल को किसी डोनर फीमेल से ओवम उपलब्ध कराना पड़ेगा। कोई डोनर, विकी डोनर आपने मूवी देखी होगी, गैमिट कैन आल्सो बी डोनेट। तो फीमेल के अंदर भी किसी रिलेटिव फैमिली से या फिर एक अननोन रैंडम, मालूम नहीं चलता कि किसका ओवम है, रैंडम इस तरह का हम लोग
एक ओवम कलेक्ट कर सकते हैं और उस ओवम को जहाँ पे आवश्यक है उस जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए मैं टेक्निक बता रहा हूँ, अब ये स्पेशल टेक्निक है। एक्चुअली ओवम हम किसी भी अननोन व्यक्ति से कलेक्ट भी कर सकते हैं और कलेक्ट करके उसको फीमेल के या तो फैलोपियन ट्यूब में या जैसे भी मैं आगे डिस्कस करूँगा वहाँ पे हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है कि ओवरी का अगर प्रॉब्लम आ रहा है फीमेल में तो क्या हम करेंगे, जब हम टेक्निक की बात करेंगे तो और मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि ओवरी में अगर प्रॉब्लम है तो डोनर से ही लेना पड़ेगा। अगर ओवरी हार्मोन्स के कारण ओवम नहीं बना रही तो सिंपल ट्रीटमेंट उसको दे देंगे, उसको मेडिसिन दे देंगे, वो हार्मोन्स सीक्रेशन होना शुरू हो जाएगा और ओवम बनना शुरू हो जाएगा। सो देयर आर डायग्नोस्टिक जो भी आएगा निकल के उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू होगा। दूसरा हम बात करते हैं कि फीमेल में और क्या हो सकता है। सपोज ओवरी ने तो ओवम बनाए, लेकिन ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना ये कहीं ना कहीं कॉलैप्स हो गई, चिपक गई, पिचक गई और इस तरह की पोजीशन बन गई। अब ओवम तो आता है लेकिन ओवम फैलोपियन ट्यूब से आगे मूव नहीं कर पा रहा, एम्पुला स्टिमस जंक्शन पे नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा भी हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब चिपक सकती है, पिचक सकती है, या नैरो उसका रास्ता है, बहुत पतली है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हो सकता है माइनर सर्जरी करके इसको वाइड कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दोनों साइड की ओवरी की दोनों फॉलिकल मान लीजिए पिचकी हुई है, जुड़ी हुई है, और ओवम जो बनता है वो ओवम इसमें जा नहीं पाता, वो यहीं रह जाता है। तो या तो माइनर सर्जरी करना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको वाइड कर सकते हैं, कोई आर्टिफिशियल इसके अंदर एक प्लास्टिक का या स्टील का या कोई भी मेटल का एक पाइप लगा सकते हैं ताकि वो वाइड रहे और फिर इसमें होके वो मूव कर जाए। हाँ, इसको स्टंट लगाना बोलते हैं। एक तरह से एक होलो पाइप जैसा एक लगा देते हैं अंदर, तो जो पाइप है वो चौड़ा रहेगा और आसानी से उसमें मूव कर जाएगा। बहुत सारे तरीके यहाँ पे अपनाए जा सकते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हम क्या करते, इस फीमेल का जो ओवम रिलीज हुआ, इसी फीमेल का जो ओवम अभी रिलीज हुआ जो यहाँ पहुंच नहीं पा रहा है, हम इस ओवम को कलेक्ट कर सकते हैं और कलेक्ट करके आर्टिफिशियली हम इसको यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, गैमीट को हम कलेक्ट भी कर सकते हैं और कलेक्शन करने के बाद एनी प्लेस यू कैन ट्रांसफर इट, आर्टिफिशियली आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गैमीट को ट्रांसफर करना भी आसान है फीमेल के अंदर। हाँ, ये हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम हो सकता है फीमेल के अंदर। सपोज ओवरी ठीक है, फैलोपियन ट्यूब ठीक है, अब प्रॉब्लम आ रहा है कि फीमेल के अंदर जो यूटेरस है वो यूटेरस का एंडोमेट्रियम सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो डेवलप नहीं होता है। ये इतना नैरो है, इतना छोटा एरिया है कि यहाँ फीटस डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। मतलब यूटेरस में प्रॉब्लम है, यूटेरस फंक्शनल नहीं है। तो ऐसी फीमेल का क्या करना होगा। एक्चुअली अगर ये जाइगोट बना पा रही है तो बहुत बढ़िया, जाइगोट तो बन रहा है लेकिन जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हम इस जाइगोट को कलेक्ट कर सकते हैं। जब ये जाइगोट बन जाएगा इसको कलेक्ट करेंगे और एक ऐसी फीमेल हम ढूंढेंगे जिसे हम सैरोगेट मदर बोलते हैं, जिसका यूटेरस एकदम नॉर्मल है और वो अपनी इच्छा से इनके चाइल्ड को बर्थ करने की सहमति देती है। तो डॉक्टर क्या करते, इस जाइगोट को यहाँ से कलेक्ट करते और इस जाइगोट को उस दूसरी फीमेल के यूटेरस में उसको शिफ्ट कर सकते हैं ताकि वह फर्दर वहाँ पे डेवलप हो जाए और उसका नॉर्मल जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो जो बच्चा पैदा होगा, एक्चुअली ये जो बच्चा पैदा हो रहा है वो इस जाइगोट से हो रहा है। मतलब ये जेनेटिकली ये फीमेल उसकी मदर है जेनेटिकली, लेकिन ये बस उसका केवल फिजिकली मदर है, सैरोगेट मदर है। तो ऐसा हमको यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका यूटेरस तो कभी भी ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो सैरोगेट मदर हम यूज कर सकते हैं, अवेलेबल है। कानून ने थोड़ा सा हमको रिकमेंड किया है कि अगर मेडिकल रिपोर्ट आपका इस तरह बोलते हैं और कोई अपनी स्वैच्छिक सहमति से अगर ऐसा होल्ड करने का अपना रखती है तो उनको अलाउ कर सकते हैं। हाँ, किसी ने अगर अपने यूटेरस को किराए पे देने का बिजनेस शुरू कर दिया तो वो कानूनन बैन है, वो नहीं हो सकता। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोलिंग है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी फीमेल को, आजकल आप देखते होंगे कई लोगों ने तो अपना शौक पूरा करने के लिए हर हफ्ते वो अपना ब्लड डोनेट करने चले जाते, बदले में पैसे मांगते हैं। हाँ, कई लोग अपने ऑर्गन बेचना शुरू कर देते हैं। ऐसे ये किराए पे अपना यूटेरस किराए पे देना शुरू कर देती है कि इतने रुपए दे देना है और हम आपका बच्चा मेंटेन करेंगे। तो ये एक बिजनेस नहीं होना चाहिए, ये केवल उस कपल को असिस्ट करने का ही होना चाहिए। ऐसे कुछ कानून बनाए तो इसका दुरुपयोग अब नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। तो ये कुछ फीमेल की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि फीमेल में क्या क्या हो सकता है। ओवरी में प्रॉब्लम हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम हो सकता है, यूटेरस में प्रॉब्लम हो सकता है। तरीका लगभग मैं आपको बताता गया, लेकिन अगले टॉपिक में हम लोग क्या क्या तरीके हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करते हैं मेल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पहला प्रॉब्लम है कि सपोज मेल गैमिट नहीं बना पा रहा है, टेस्टिस तो है और नो गैमिट, बिल्कुल गैमिट है ही नहीं। तो गैमिट नहीं है तो 100% ये कहीं ना कहीं एक डोनर का हेल्प हमको लेना पड़ेगा। कोई भी डोनर से मेल गैमिट लिए जाएंगे और उन गैमिट को फीमेल जो इसका कपल है उस फीमेल के यूटेरस में या फैलोपियन ट्यूब में उनको आर्टिफिशियली गैमिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ, या और भी हम एक दूसरा तरीका बताएंगे। यूटेरस में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करते, एक अलग से हम एक दूसरा टेक्निक है वो यूज कर सकते हैं। कुल मिला के अगर बना ही नहीं रहे टेस्टिस, अगर गैमिट बिल्कुल नहीं बना रहे, तब तो डोनर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेल गैमिट तो चाहिए ही चाहिए हमें। तो हम लोग यहाँ डोनर का हेल्प लेंगे। तो पहली सिचुएशन में तो डोनर ही हेल्प कर पाएगा। अब दूसरी सिचुएशन है कि टेस्टिस से गैमिट तो बन रहे, गैमिट तो बन रहे लेकिन बहुत कम संख्या में, लेस काउंट है और बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर हैं और वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो गैमिट किसी एग को फ्यूज कर पाए, फर्टिलाइज कर पाए। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी थोड़ा कम है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन अलग टाइप का हो सकता है। हम गैमिट इसी के यूज करेंगे, लेस काउंट है कोई बात नहीं, हम आर्टिफिशियली उसमें से वो कुछ भी सेल ढूंढ लेंगे और इनको हम एक फीमेल के ओवम में आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो खुद पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था ओवम को। तो हम इन कमजोर मेल गैमिट जिनके पास जेनेटिक मटेरियल तो कंप्लीट है, केवल फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए हम एक इंजेक्शन के थ्रू इन गैमिट को इसके अंदर ड्रॉप कर सकते हैं और अंदर जाके जाइगोट बना सकता है। फिर ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब या यूटेरस में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल टेक्निक यूज करना पड़ा, मतलब ये ART के अंतर्गत आएगा। तीसरा है कि मेल मान लीजिए इंसेमाइनेट नहीं कर पाता, अपने गैमिट फीमेल के पास ट्रांसफर नहीं कर पाता, इंसेमाइनेशन में प्रॉब्लम है, तो फिर वहाँ आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन यूज किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन कुछ वही सिरिंज या इंजेक्शन के रूप में मेल गैमिट को कलेक्ट करके जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू फीमेल में ड्रॉप किया जाता है। तो कहाँ क्या टेक्निक रहेगा उसका नाम भी आपको मैं बताऊंगा। तो मेल के अंदर एक्चुअली चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, अगर बिल्कुल ही गैमिट नहीं बन रहे तब तो डोनर का यूज करना पड़ेगा, और अगर कम बन रहे या इंसेमाइनेट नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे अलग हम ART यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ जनरल बातें थी जो थोड़ा सा दिमाग आपका क्लिक किया होगा कि क्या क्या हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ ART है कौन कौन सी और वो कब कब यूज हो सकती हैं। ART की मैं बात करता हूँ। ART देखिए, सबसे पहले मैं जो इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ वो है IVF। IVF ये टेक्निक क्या है? इसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नाम याद होने हैं सभी के। और एक और होता है जिसे बोलते हैं इन वाइवो फर्टिलाइजेशन।
इन दोनों का ही शॉर्ट नेम अगर हम देखें तो IVF ही बन रहा है, IVF ही बन रहा है दोनों, इन वाइवो और इन विट्रो। तो देखिए ये दोनों चीज थोड़ा समझ लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन विट्रो, विट्रो का मतलब है कि लैब के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बॉडी के बाहर, अगर बॉडी के बाहर दो गैमीट आपस में फ्यूज कर रहे हैं और जाइगोट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं और जाइगोट बना रहे हैं, लेकिन प्लेस क्या है, प्लेस है आउटसाइड द बॉडी, मतलब लैब के अंदर। एक लैब में क्या होगा, कोई ना कोई एक टेस्ट ट्यूब होगा, टेस्ट ट्यूब में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ड्रॉप कर दिए जाएंगे और वो कंडीशन दिया जाएगा जैसा कि बॉडी के अंदर का होता है। उस कंडीशन में ये मेल और फीमेल गैमीट एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यूज करके और जाइगोट बना लेंगे। और ये जो जाइगोट अभी टेस्ट ट्यूब के अंदर बना, इस जाइगोट को बाद में फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। या तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे एम्पुला इस्थेमस जंक्शन पे, या फिर यूटेरस में ट्रांसफर करेंगे। दो सिचुएशन है, ट्रांसफर कहां करेंगे। एक्चुअली ये जो लैब के अंदर जाइगोट जो हमने तैयार किया, ये जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे या तो फैलोपियन ट्यूब में या फिर यूटेरस में, तो ये अलग अलग टेक्निक कहलाएंगी। ओवरऑल ये जब ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर ये एक कंप्लीट एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो से जो बच्चा पैदा होगा उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोला इसको टेस्ट ट्यूब बेबी, कंप्लीट डेवलपमेंट तो यूटेरस में ही होगा बेबी का। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी मशीन हमने बना ली कि उस मशीन में ही पूरा बच्चा तैयार हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी तक। ऑलरेडी उस फीटस का डेवलपमेंट, उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं यूटेरस आपको यूज करना ही पड़ेगा, चाहे वो रियल मदर का है या सरोगेट मदर का है। बच्चे का डेवलपमेंट तो यूटेरस के अंदर ही होगा, लेकिन जाइगोट हम टेस्ट ट्यूब में बाहर बनाए हैं, इसलिए इस बच्चे को हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे। ऐसा नहीं है टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब कि पूरा का पूरा बच्चा एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तैयार हो रहा है जैसा मूवी में दिखाते हैं, ऐसा अभी तक हमारा साइंस नहीं कर पाया है। हम इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। इफ द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब, देन द development of the baby inside the uterus of female, this baby will be known as test tube baby। ठीक है। और ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ इसको बोला इन विट्रो। विट्रो मतलब लैब के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक होता है इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। वाइवो मतलब एक लिविंग की बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड बॉडी, अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है जो नॉर्मली होता है फीमेल में, फीमेल में नॉर्मली बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब में ही जाइगोट बनता है, अगर वहां जाइगोट बना तो वो इन वाइवो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। मान लीजिए किसी फीमेल के ये मान लीजिए यहां पे जाइगोट बना फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन इसका यूटेरस ठीक नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन तो इन वाइवो हो गया, फर्टिलाइजेशन तो इन वाइवो हो गया, लेकिन इस जाइगोट को अब हम एक दूसरी सैरोगेट मदर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों में अंतर क्या हुआ, हमने यहां पे भी यूटेरस में ट्रांसफर किया, यहां पर भी एक यूटेरस में ट्रांसफर किया, लेकिन फर्टिलाइजेशन इसका टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाएगा और इसका टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन इन वाइवो हुआ है। हालांकि ये जाइगोट भी निकालकर हमने एक यूटेरस में शिफ्ट किया, हमने यहां पर जाइगोट टेस्ट ट्यूब में बनाया और फिर यूटेरस में शिफ्ट किया, दोनों में अंतर है। एक में इन वाइवो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा कहलाएगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। यहां पे दो तीन टेक्निक यूज हो गई, आपने गौर किया होगा। तो सबसे पहले क्या टेक्निक यूज हो गई कि क्या हम एक जाइगोट को, चाहे हम इन वाइवो वाले जाइगोट को लें या टेस्ट ट्यूब बेबी के जाइगोट को लें, क्या हम जाइगोट को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्लियर एकदम। अगर हमने उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाइगोट को, देखिए मैं एक बार फिर से ये थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं। ये मान लीजिए फीमेल
का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और हमने एक जाइगोट चाहे लैब में तैयार किया या फिर एक मदर से हम कलेक्ट करके लाए जिसका यूटेरस प्रॉपर नहीं है। हाँ, ये वो जाइगोट है। ये क्या है? जाइगोट। हम जाइगोट को क्या कर सकते हैं? अगर ये जाइगोट टेस्ट ट्यूब के अंदर या उस फीमेल जहां से इसको कलेक्ट किया है, अगर 8 सेल स्टेज तक है, ध्यान दीजिए, ब्लास्टोमियर, जाइगोट डिवाइड होके ब्लास्टोमियर करता है, क्लीवेज करता है, और 8 सेल स्टेज में अगर ये पहुंचता है, 8 सेल स्टेज तक का, आपने यहां से जब मैं आपको समझा रहा था तो पहले जाइगोट था, जाइगोट से 8 बन गया था, ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे करके 8 सेल तक बन गया था यहां पे, और 8 से ज्यादा जब हुआ तब तक वो यहां पहुंच गया था, तब तक यहां पहुंच गया था। तो 8 सेल तक की अगर स्टेज में वो जाइगोट है तो हमें उसे फैलोपियन ट्यूब में इस जगह पर कहीं ना कहीं उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, इस जगह उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, और ट्रांसफर करने का ये टेक्निक कहलाता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे? जिफ्ट। जाइगोट को इंट्राफैलोपियन में ट्रांसफर किया तो ये टेक्निक कहलाएगी जिफ्ट। दिमाग में रखिएगा, नाम पूरा याद रखना है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगर ये मोर देन 8 सेल है, मतलब कम से कम 16 होगा या 32 होगा या जो भी है, तो ये और ज्यादा बड़ा हम फिर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, हमको 16 या 32 सेल में ही इसको करना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाद में वो लैब में उस जाइगोट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता जाता है। जितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा उतना ही प्रॉब्लम आएगा ट्रांसफ़र करने में भी और इसको यहाँ मेंटेन करने में भी। इसलिए हम 16 के आसपास जब रहता है, 16 या 32 के आसपास जब रहता है, तो अब उसके लिए ये प्लेस ठीक नहीं है, अब उसको यूटेरस में ही डायरेक्ट आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और इस फीमेल को ऐसे हार्मोन्स चेंज इसके अंदर करने पड़ेंगे कि वो इसको इम्प्लांट करना शुरू कर दे और एंडोमेट्रियम इसको कवर करना शुरू कर दे। तो पूरा फीमेल मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर रहेगी और बहुत एक्सपर्ट लोग प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशन से ये सब पूरा ट्रांसफ़र करते हैं। और चूंकि जाइगोट अब यूटेरस में ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, IUT। कब? मोर देन 16 और 32 सेल स्टेज। और इधर जिफ्ट कब हुआ था? लेस देन 8 सेल या 8 तक, हाँ 8 या 8 से कम। अगर ये जाइगोट को ट्रांसफर किया फीमेल में तो ये जिफ्ट कहलाएगा और ये IUT कहलाएगा। और दोनों टेक्निक में हमने किया क्या? हमने वाकई में एक एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया है। इन दोनों टेक्निक को हम बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर, ET। चाहे आपने उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया, चाहे आपने उसको यूटेरस में ट्रांसफर किया, लेकिन ओवरऑल आपने कौन सी प्रोसेस किया? ET किया। ET मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर किया, एम्ब्रियो ट्रांसफर आपके द्वारा किया गया है। अगर वो एम्ब्रियो लेस देन और 8 सेल स्टेज में है तो आपने जिफ्ट फॉलो किया, अगर मोर देन 8 सेल है तो आपने IUT फॉलो किया। ठीक है, ये शब्द बस दिमाग में डालना है, ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगे जब आप एक पेज पे इन सबको लिखेंगे। लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अपने हिसाब से इस टॉपिक को कवर कर रहा हूं, हो सकता है आप अभी भी कंफ्यूज हों। ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने आपको इन विट्रो और इन वाइवो फर्टिलाइजेशन क्लियरिफाई किया, उसके बाद मैंने एम्ब्रियो ट्रांसफर बताया, चाहे वो जिफ्ट है चाहे वो IUT है, ये दोनों के दोनों एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में आएंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफर करने की जरूरत कब होती है? एम्ब्रियो ट्रांसफर करने की जरूरत तब होती है जब नॉर्मल फीमेल की बॉडी में जाइगोट नहीं बन पा रहा है। अगर मान लीजिए ये फीमेल का फैलोपियन ट्यूब बंद था और ओवम बन रहे थे, तो हमने क्या किया? ओवम को कलेक्ट किया और ओवम को डायरेक्ट यहां पे भी भेज सकते हैं ना। देखिए अब ये दूसरा टेक्निक है, अब प्रॉब्लम दूसरा है। प्रॉब्लम क्या हो गया? ये फीमेल है
और फीमेल के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब थी एक्चुअली ये पिचक गई थी, बाकी ओवम यहां बना था, ओवम यहां पहुंच नहीं पा रहा था, ओवम यहां नहीं पहुंच पा रहा था। हमने क्या किया, इस गैमीट को यहां से कलेक्ट किया, इस गैमीट को, और गैमीट को कलेक्ट करके हमने आर्टिफिशियली यहां गैमीट का ही ट्रांसफर कर दिया फैलोपियन ट्यूब में। ये तो फैलोपियन ट्यूब में ही करना पड़ेगा गैमीट, तो गैमीट कहां करना पड़ेगा, फैलोपियन ट्यूब, या तो खुद का या फिर इसकी ओवरी अगर ओवम नहीं बना रही तो किसी डोनर का। दोनों केस में या तो ओवम हम इसी फीमेल का यूज करेंगे, कि बस प्रॉब्लम क्या थी कि वो पहुंच नहीं पा रहा था, सर्जरी आपने नहीं करवाई या यहां हो सकता पॉसिबल ही नहीं था इसको ओपन करना, तो फिर हम इस गैमेट को सीधा कलेक्ट कर सकते हैं, या अगर नहीं बन रहा है तो एक डोनर से ओवम कलेक्ट कर सकते हैं। और ओवम, ओवम क्या है, ओवम एक गैमीट है, वो कोई जाइगोट नहीं है। तो अगर गैमीट को आपने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया, ध्यान देना ये तो फैलोपियन ट्यूब में ही करना पड़ेगा, यूटेरस में गैमीट को ट्रांसफर नहीं करना है, वो आप तो फैलोपियन ट्यूब में ही करना है। तब हम इसको बोलेंगे गिफ्ट, GIFT। पहले मैंने बताया था जिफ्ट, ZIFT, ये था जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये गैमीट है, आपने गैमीट को ट्रांसफर किया, तो ये गिफ्ट और जिफ्ट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, ट्रांसफर दोनों में हो रहा है। लेकिन ये गिफ्ट जो है वो ET में नहीं आएगा। ET का मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर था, जिसमें जिफ्ट आता है और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर आता है, IUT आता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। वी कैन collect the gamete either from the same female or maybe from the donor, and we can transfer this gamete into the fallopian tube, and this technique will be known as gift gamete intrafallopian transfer. Is that clear? ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है, सपोज फीमेल का ओवम ठीक है, ओवम बढ़िया बना रही है, सब कुछ ठीक है, मेल के अंदर जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा कम है और वो इसको फ्यूज नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन सभी गैमीट को एक इंजेक्शन में कलेक्ट करते हैं और ओवम को भी बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं लैब के अंदर। ये ओवम आ गया, ये गैमीट आ गए, गैमीट के साथ प्रॉब्लम था, मेल के गैमीट के साथ प्रॉब्लम ये था प्रॉब्लम, हमने इनको इंजेक्शन में लिया और उस इंजेक्शन को आर्टिफिशियली इसके अंदर लगाया। सवाल ये आता है, सर अंदर तो एक ही जाना चाहिए, ज़्यादा चले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। भैया ये टेक्निक जब इतनी बड़ी है तो इतनी सारी मशीन, इतने सारे डिवाइस, इतना सारा प्योरीफिकेशन तो किया होगा, डॉक्टर भी तो समझदार है, पागल तो नहीं है। ओनली द सिंगल गैमीट उसको कलेक्ट किया जाएगा, वो डिवाइस जो इसके अंदर ड्रॉप कर रहा है वो भी कुछ बहुत कुछ अच्छा क्वालिटी वाला होगा। तो उसके बाद, और ये लैब की कंडीशन ऐसी होंगी कि ये सेल भी लिविंग फॉर्म में बनी रहे, ऐसा ना हो ये सेल मर जाए। टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा, सराउंडिंग में जो केमिकल है उनका ध्यान रखना पड़ेगा, हार्मोन्स का ध्यान रखना पड़ेगा, वही सेम कंडीशन बनाना, इसीलिए तो टेक्निक महंगी है। सब कुछ होता है मेडिकल साइंस में, अभी जस्ट केवल हम इंट्रोडक्शन ले रहे। तो एक गैमीट को जब कलेक्ट किया जाएगा और फिर गैमीट को एक इंजेक्शन के थ्रू सीधा डायरेक्ट एग सेल में, ओवम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो ये जाइगोट बन जाएगा। अब इस जाइगोट का आप चाहे जिफ्ट करो, चाहे आप यूटेरस में ट्रांसफर करो, तो ये पॉसिबल है। लेकिन ये जो टेक्निक है जिसमें मेल गैमीट को एक एग के अंदर आर्टिफिशियली ड्रॉप किया गया, ये टेक्निक आपके कहलाएगी ICSI। ICSI मतलब इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, इसके साइटोप्लाज्म में तो आप ड्रॉप कर रहे हैं, ओवम के साइटोप्लाज्म में, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्शन, मेल गैमीट को सीधा इंजेक्ट किया साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम में, तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक विल बी यूज्ड इफ द male gametes are weak, they do not have the fertilizing capacity or the less count of male gamete.
तीनों सिचुएशन में हमको ये टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो ये टेक्निक जो इस तरह से जाइगोट बनाते हैं, चाहे वो अब ये जो जाइगोट बनेगा, ये जो टेक्निक है वो 100% टेस्ट ट्यूब के अंदर ही बनेगी। ये टेस्ट ट्यूब बेबी ही पैदा होगा जिसमें ये टेक्निक यूज किया गया है। एक सिचुएशन होता है कि मेल इज अनेबल टू ट्रांसफर इट्स गैमीट टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल। वहां कंडीशन में मेल गैमीट को जस्ट डिवाइस से कलेक्ट करेंगे, इंजेक्शन से करेंगे, एंड थ्रू द जेनाइटल ट्रैक्ट आर्टिफिशियली ऑल द गैमीट्स विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, एंड दिस विल बी नॉन एज AI, artificial insemination, artificial insemination. So the remaining process will be as normal. Female के पास through the cervix male gametes will be released with the help of injection, and further process will be normal just like a female. और इस तरह से ये तो बहुत सिंपल टेक्निक है। हम जब आगे एक एनिमल ब्रीडिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर एनिमल्स की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए भी हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सहारा लेते हैं और मेल गैमीट को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आर्टिफिशियली ट्रांसफर करते हैं। तो AI आगे चल के भी काम आएगी, थोड़ा दिमाग में रखिएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आई थिंक मैंने लगभग हर एक टेक्निक और अपने हिसाब से आपको समझाने का कोशिश किया। आपके दिमाग में कंसेप्ट समझ में भी आया होगा। अब एक बार जब तक आप इस टॉपिक को अपना खुद टेक्स्ट बुक से या कोई भी जो आप गाइड पढ़ते हैं, एक बार सही ढंग से वहाँ से नहीं पढ़ लेंगे, आप अभी भी कंफ्यूज रहेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। AI का पूरा नाम बताओ, ICSI का पूरा नाम बताओ, ART क्या है इसका पूरा नाम बताओ, ZIFT क्या है और GIFT क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसे करके बहुत सारे सवाल आते हैं। और दूसरा तरीका क्या है सवाल पूछने का? दूसरा तरीका है वो एक केस देगा आपको कि अगर ये सिचुएशन है तो आप कौन सी टेक्निक सजेस्ट करोगे। ऐसे करके आजकल सवाल आने लगे हैं, तभी ये बच्चा कोई इनको कर पाएगा जब उसके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है। मान लीजिए मैंने बोला इफ फीमेल इज अनेबल टू मेक द ओवम, कौन सा टेक्निक यूज करोगे? तो ओवम अगर नहीं बन रहे तो हमको गैमीट ट्रांसफर करना पड़ेगा एक डोनर से कलेक्ट करके। एक डोनर से गैमीट को कलेक्ट करना है और फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में वो गैमीट ड्रॉप करना है। ये हम यूज कर सकते हैं। गिफ्ट यूज कर सकते हैं अगर गैमीट नहीं बन रहे तो, गिफ्ट। ठीक है। अगर मेल का मान लीजिए जो स्पर्म है, स्पर्म काउंट काफ़ी कम है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी नहीं है, तो कौन सा टेक्निक यूज करोगे? फिर ICSI यूज करोगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यूज करोगे। ठीक है। अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर जाइगोट तैयार हुआ है तो फर्दर इसको अगर ये 32 सेल स्टेज में है, कहाँ ट्रांसफर करोगे? यूटेरस में ट्रांसफर करोगे। तो इस तरह से आपसे सवाल कोई कुछ भी घुमाए, कैसे भी पूछे। चैप्टर 4 में ये छोटे छोटे नाम बहुत सारे हैं। इवन जो हमारा कल का टॉपिक था STD मैंने आपको सीधा सिंपल समझा दिया था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लेकिन इन डिजीज को और भी कई नाम दिए गए हैं, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा सा आप रिवाइज कीजिएगा। जैसे उनको VD बोलते हैं, वेनरल डिजीज भी बोलते हैं, RTI भी बोलते हैं। RTI का मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, RTI का मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसको RTI भी बोलते हैं। राइट टू एजुकेशन तो है ही है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी है, सूचना का अधिकार, RTE होता है एजुकेशन के लिए। ठीक है, वो सब अलग बातें हैं। चैप्टर आपका खत्म हो गया, यूनिट भी आपकी खत्म हो गई, और ये यूनिट अगर आप सही ढंग से पढ़े समझे तो कम से कम 12 मार्क्स आपको उपलब्ध कराएगी बड़ी आसानी से। लेकिन इस साल पैटर्न थोड़ा बदला हुआ है, पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में बांट रहे। पहला जो पार्ट होगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, इधर जो रहेगा वो डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी है। अगर सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ऑब्जेक्टिव भी करा सकते हैं, अदरवाइज इसको थ्योरेटिकल भी करा सकते हैं।
ऐसा करके अभी मैंने बहुत सारी गाइडलाइन आपको ग्रुप पे भेजी है, थोड़ा सा पढ़िएगा, समझिएगा और कम से कम ऑब्जेक्टिव का आप तैयारी करते रहिए। एक बुक आती है, आप थोड़ा सा सर्च कीजिए, मैं किसी बुक का नाम नहीं लूँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आती है चैप्टर वाइज। जैसे आपने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 1 से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आप उनको रिवाइज कर सकते हैं, चैप्टर 2 से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनसे आप रिवाइज कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए भी बुक उपलब्ध है, वो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, अभी मैं आप यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, आज का क्लास फिनिश।